हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है गॉस का नियम, अर्थात गॉस का नियम क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग बारीकी से समझते हैं। गॉस का नियम, सबसे पहले हम लोग एक बात को समझना चाहेंगे कि गॉस का नियम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्या है इसमें, क्या खासियत है कि जो हमें इसको इतना इम्पोर्टेंट समझ करके हम इसे अध्ययन करते हैं। सबसे पहली बात आपको याद होगा, हम लोग पिछले वीडियो में या पिछले चैप्टर में हम लोग ये पढ़े थे कि किसी भी बिंदु आवेश, मतलब कोई बिंदु आवेश था और इसके द्वारा कोई और बिंदु था, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई आवेश है तो इसके द्वारा इस बिंदु पर हम लोग जांच करते थे लगने वाला बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अरे हाँ या ना? तो यानी आपको ये ध्यान में होगा कि जब भी हम कुछ कर रहे थे तो एक बिंदु आवेश था, उसके द्वारा हम लोग कर रहे थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कोई द्विध्रुव आवेश था तो मतलब यहाँ पर एक प्लस चार्ज है और यहाँ पर एक माइनस चार्ज है, तो यानी एक पॉइंट अर्थात एक बिंदु आवेश है। अब इन दोनों के द्वारा हम लोग एक अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव और लगने वाला बल, निरक्षी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव लगने वाला बल, अन्य किसी बिंदु पर विद्युत ध्रुव लगने वाला बल, तो हम लोग ये सब याद करते थे। तो आपको ध्यान में होगा कि जो भी पॉइंट थी वो एक आवेश थी, अरे हाँ है ना, और वो एक बिंदु आवेश थी। तो यहाँ पर क्या है, गॉस का नियम क्या कहता है कि यदि कोई बारीकी से समझिएगा, यदि कोई रेखा हो, मतलब कोई तार हो जिसकी L लंबाई है और इसको हम आवेश कर दिए, अब इस रेखा के द्वारा बिंदु, मतलब यहाँ पर बिंदु P है, इसके द्वारा लगने वाला बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर कोई कहीं बिंदु नहीं लिया गया है, ये पूरा एक चालक ले लिया गया है, पूरा एक तार ले लिया गया है। तो अब मैं बात करूँगा, क्या ये केवल इसी पर निर्भरता है? ऐसा नहीं है। ये हम बोलेंगे या तो तार के द्वारा हो या तो क्षेत्रफल के द्वारा हो। मान लीजिए कोई प्लेट हो, इसको आवेश कर देते हैं, या कोई एक आयतन वाला वस्तु हो, जैसे कि वो मान लीजिए ये हो गया, तो इसको अगर हम चार्ज कर देंगे अंदर से, तो फिर इसके द्वारा कहीं एक बिंदु ले लेता हूँ, तो इस आवेश के द्वारा लगने वाला बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यहाँ पर कहीं बिंदु की चर्चा नहीं किया गया है। तो हम लोग अब ये बात तो इम्पॉर्टेंट समझ ही गए होंगे कि गॉस का नियम कितना इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर में हम लोग क्या अध्ययन करने वाले हैं। यानी हम लोग जो भी एक बिंदु पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल निकालते थे, वो इसके पहले वो बिंदु था पहले, और बिंदु आवेश की वजह से यहाँ पर लगने वाला बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे। लेकिन अब क्या होगा, एक तार होगा, अर्थात एक पूरे का पूरे चालक होगा। अब उस चालक को हम आवेश कर देंगे और तब उसके द्वारा लगने वाला, बिंदुओं पर लगने वाला बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो मन करो वो आप ज्ञात कर सकते हो। तो वो कहीं न कहीं वो खेल है गॉस के नियम का। तो अब हम आते हैं, क्या हम ये इतना समझने के बाद हम डायरेक्ट हम इसी पर आ जाएंगे? ऐसा नहीं है। जब हम इसे अध्ययन करेंगे तो आपको इसमें एक बात परेशान करेगा, सतत आवेश परेशान करेगा। और मैं आपको बता दूं, उसी सतत आवेश के साथ साथ आपको आवेश घनत्व के बारे में जानना होगा। हम लोग अभी कुछ ही देर में दो कंसेप्ट समझ लेंगे। पहला कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट क्या है। पहला कंसेप्ट है आवेश घनत्व, दूसरा कंसेप्ट है सतत आवेश वितरण। ये क्या है वजह, हम लोग इसके बारे में समझ लेंगे तो इसके बाद तब हम मेन कंसेप्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। जैसे कि मैं ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, आवेश घनत्व एक प्रकार का क्या काम करता है, एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। वो ऐसा उदाहरण कोई देता भी नहीं है, शायद ही वो रिलीज नहीं होता है, इसीलिए कोई नहीं देता है, मतलब उसके साथ वो कंसेप्ट बैठता नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 किलो आलू का दाम जो है 10 रुपया है, तो 10 किलो आलू का दाम कोई पूछेगा तो क्या करेंगे, 10 में 10 का क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, तो आपका ये 100 रुपया आ जाएगा।
तो वही चीज़ आवेश घनत्व का निर्भर कराता है। जब आपको एकांक लंबाई की आवेश अगर आपको पता है कि 2 कूलाम है, मान लीजिए 2 कूलाम 1 मीटर आवेश का पता है, तो 10 मीटर का पूछेगा तो क्या पूछेगा, तो आप क्या करेंगे, 1 मीटर में 2 कूलाम का आवेश है, तो 10 मीटर में क्या हो जाएगा, 2 गुणे में 10 अर्थात 20 कूलाम का आवेश हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो ना, जो यहाँ पर 2 कूलाम पर मीटर है, जो यहाँ पर 2 कूलाम पर मीटर है, तो वो कुछ और नहीं बल्कि वो आवेश घनत्व है। अब आपको समझ में आ गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको इस पूरे सतह का हमको आवेश निकालना है, क्या निकालना है, आवेश निकालना है, तो अगर हमको छोटे जगहों का अगर हमको आवेश पता रहेगा तो हम क्या करेंगे, एकांक क्षेत्रफल का अगर आवेश पता रहेगा तो फिर पूरे क्षेत्रफल का गुणा कर देंगे तो पूरे का निकल जाएगा। तो यानी जो एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश मौजूद था उसी को हम बोलेंगे आवेश घनत्व। तो मैं आपसे क्या बताया था पिछले कंसेप्ट कई बार में कि आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक चीज़ों में मौजूद किसी कोई भी चीज़, आवेश बोलो या कोई संख्या बोलो, हम लोग भी कहीं क्लास में बैठे रहते हैं, वो भी सब घनत्व के हिसाब से बैठे रहते हैं, कहीं घनत्व ज़्यादा होता है, कहीं घनत्व कम होता है। तो ये एक समान घनत्व की बात हो रही है, जगह जगह समान रहेगा, हाँ ना। तो ठीक है, तो अभी आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि आवेश घनत्व क्या होता है और हमें क्यों इतना ये इम्पोर्टेंट पड़ रहा है पढ़ना। अगर हम इसे पढ़ेंगे नहीं तो हम एक सतत आवेश के लिए हम मतलब समझना दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आवेश घनत्व पढ़ेंगे और आवेश घनत्व में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये भी बात समझना पहले बहुत ज़रूरी है। पहले इसका मतलब एक हम लोग रेखा के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद मतलब एक सरल रेखा हो और दूसरा एक क्षेत्रफल हो, बात को समझिएगा, एक यहाँ पर क्षेत्रफल हो और तीसरा पर ये आयतन हो। ये सभी आवेश घनत्व मतलब है, आवेश घनत्व रेखा में पढ़ेंगे, आवेश घनत्व क्षेत्रफल में पढ़ेंगे, आवेश घनत्व हम लोग आयतन में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई आयतन है, हम लोग इसकी हम लोग आवेश घनत्व पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे कंसेप्ट के आगे बढ़ रहे हैं। तो आवेश घनत्व पहले हम इन तीनों का अध्ययन कर लेते हैं। हम आते हैं आवेश घनत्व पर। तो पहला जो है रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व, जो क्षेत्रफल का है, तीसरा जो है आयतन आवेश घनत्व। अरे हाँ है ना। तो अब आप देखेंगे रेखीय आवेश घनत्व में क्या होता है, पहले ये समझेंगे। रेखीय आवेश घनत्व को हमेशा लैम्डा से दिखाते हैं और पृष्ठीय आवेश घनत्व को हमेशा सिग्मा से दिखाते हैं और इसके हम आवेश घनत्व को हमेशा रो से दिखाते हैं। ये आपको बारीकी से समझना है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि अगर हमारे पास एकांक लंबाई का अगर कोई तार हो और इसमें आवेश अगर Q हो, क्या हो, Q हो, तो हम बोल सकते हैं कि L लंबाई के चालक में Q आवेश है, तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे लैम्डा। इसी को हम बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। अरे हाँ है ना। तो आप रेखीय आवेश घनत्व जरूर लिखिएगा, मैं यहाँ पर छोड़ा हूँ सभी में, लेकिन देखो वहाँ पर लिखा हूँ। तो इसका मतलब रेखीय आवेश घनत्व लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे रेखीय आवेश घनत्व ये तो हो गया। अब हम लोग इसके लिखेंगे मात्रक के बारे में। मात्रक में घनत्व मतलब आवेश का मात्रक कूलाम, आई हो जाएगा आपका ये मीटर। तो रेखीय आवेश घनत्व का जो मात्रक होता है कूलाम पर मीटर होता है। क्या होता है, कूलाम पर मीटर। अरे हाँ है ना। अब इसका बीमी सूत्र के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं क्योंकि ये पूछ देता है कभी कभी। तो कूलाम का क्या होता है, आप देखोगे कूलाम का होता है धारा और ये समय बट्टे ये मीटर का होता है एल। अरे हाँ ना। इसको ऊपर कर देंगे तो AT L-1। अरे हाँ ना। और इसके बढ़िया से लिखना चाहेंगे तो ये मल्टा लिख लीजिए यहाँ पर। अब फिर इसके बाद लगा दीजिए, यहाँ पर यम में नहीं है तो 0 लगा दीजिए, एल है तो माइनस में 1 लगा दीजिए, बाकी सब एक एक है तो छोड़ दीजिए। ये हमारा क्या है, आंसर है। अरे हाँ है ना। अब ये रेखा को अगर हम घुमा देते हैं, बात को समझिएगा, एक वृत्त बना देते हैं, तो यहाँ से हम लोग 2 स्टेप पढ़ेंगे। पहला वृत्ताकार में हो या वर्गाकार में हो, बात को समझिएगा। इसे हम वर्ग में घुमा दें
या आयताकार में हो। क्या हो? आयताकार में हो। तो यहाँ पर हम 3 स्टेप के बारे में समझेंगे। मात्रक और बीमी सूत्र तो वही रहेगा, लेकिन फार्मूला की जगह पर थोड़ी सी बदल जाएगी। अगर मेरा ये वृत्ताकार रहेगा तो कैपिटल आर त्रिज्या मान लीजिए। इसका मतलब ये आर त्रिज्या होने के नाते तब ये परिध की जो लंबाई है आप बोलेंगे 2 पाई में आर। तब जो है इसका आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू में क्यू अपान में 2 पाई आर। अरे हाँ ना, ये एक वृत्ताकार पट के लिए हो गया। इसे बारीकी से लर्न रखिएगा क्योंकि ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर। अगर आप इसे अभी नहीं समझे रहेंगे तो वहाँ समझने में थोड़ी सी देर कर देंगे। यहाँ पर देखिए वृत्ताकार होने के नाते अगर ये वर्गाकार होने के नाते अगर ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो चारों भुजा की लंबाई ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 4a हो जाएगा। इसका मतलब तब यहाँ पर क्यू लैम्डा इज इक्वल टू में क्यू अपान में 4 में a हो जाएगा। मात्रक तो वही रहेगा, आपको परेशान नहीं होना है। अब हम आते हैं आयताकार में। मान लीजिए कोई यहाँ पर ये आयताकार है और यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर ये बी है, यहाँ पर भी फिर ए है, यहाँ पर बी है। तो इस कंडीशन में सभी की लंबाई हो जाएगी 2 कोष्ठ में ए धन में बी। तो उस कंडीशन में लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान में 2 कोष्ठ में ए धन में बी। अरे हाँ ना, ये एक फार्मूला हो जाएगा। मात्रक तो वही रहेगा, कूलाम पर मीटर, घबराइएगा नहीं, कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर। आप लोग हमेशा इसे ठंडे दिमाग से पढ़ा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसके लिए यहाँ पर जगह हो ताकि हम यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं इसको मिटा करके। तो यहाँ पर हम लिखना चाह दे रहे हैं, यहाँ पर लिख देंगे मल्टा MLTA। यहाँ पर देखिए M नहीं है, L पर -1 लिख दीजिए, बाकी सब कोष्ठक में बंद कर दीजिए। ये हमारा है। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ ये रेखीय आवेश घनत्व के बारे में समझ गए। कुछ भी खास नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। अगर आकार ये रहेगा तो हम ये वाला ले लेंगे, अगर आकार इस तरह का रहेगा तो ये ले लूँगा, अगर आकार इस तरह का रहेगा तो मैं ये ले लूँगा, अगर आकार सीधी रेखा है तो हम ये ले लूँगा। और अभी इसका थोड़ा देर में यूज होगा, आपको समझ में आ जाएगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व में कुछ भी नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। पृष्ठीय आवेश घनत्व में जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मान लीजिए कोई पृष्ठ है, यहाँ पर कैपिटल आर त्रिज्या का है, तो यहाँ पर कैपिटल आर त्रिज्या का है। सबसे पहले आप ये समझ लो कि अगर कोई जगह का क्षेत्रफल अगर ए है, स्मॉल ए लिखना है, कोई बात नहीं, ए है, स्मॉल ए है, क्षेत्रफल है ये इसका, तब हम इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या बोलेंगे? सिग्मा इज इक्वल टू में इसमें क्यू आवेश है तो बोलेंगे कि इतना क्षेत्रफल में इतना आवेश है, इतना क्षेत्रफल में इतना आवेश। और हम लोग इसका मात्रक के बारे में अध्ययन करेंगे अभी कुछ ही देर में। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यानी था यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू में इतना आवेश इतना क्षेत्रफल में, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अरे हाँ ना, ये बारीकी से आपको समझना है, ये आपका मात्रक है इसका। कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसका बीमी सूत्र क्या होगा, पहले आपको ये भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। बीमी सूत्र क्या होगा, कूलाम का हो जाएगा ए और ये टी, मीटर 2 बार है तो यहाँ पर लिख देंगे एल स्क्वायर। अरे हाँ ना, इसको ऊपर कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे तो ए टी एल फिर माइनस में 2 हो जाएगा। अरे हाँ ना, या इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टा लिख करके यहाँ पर 0 फिर -2, ये हमारा बीमी सूत्र हो जाएगा। अब पृष्ठीय आवेश किसका किसका लिया जा सकता है, ये आपको बारीकी से समझना है। पहला केस में मान लीजिए यहाँ पर वृत्त हो, दूसरा केस में मान लीजिए वर्ग हो, तीसरा केस में मान लीजिए आयत हो, आयत। तो चलिए ठीक है, वृत्त के लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्षेत्रफल के लिए मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल आर त्रिज्या का है तो आप क्षेत्रफल इसका क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब तब इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू में आप लिख देंगे क्यू अपान में पाई आर में स्क्वायर। अरे हाँ ना भाई, बातें तो इतनी समझ में आ ही रही होगी। हम थोड़ा सा कैमरा देखना क्लियर है कि नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये बात यहाँ पर है इतनी बात। तो यहाँ पर हम वर्गाकार भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर वर्ग ले लेते हैं, तो वर्ग की लंबाई मान लीजिए भुजा ए है, तो इसका क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर। तब जा कर के आप लिखेंगे सिग्मा इक्वल में क्यू बाई में ए स्क्वायर। अरे हाँ है ना, ये आपका क्यू है। तो यानी यहाँ पर क्यू आवेश रहा होगा। तब अगर मैं आयताकार ले लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर ये आयताकार है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तब इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, ए गुणे में बी। तब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्यू अपान में ए गुणे में बी हो जाएगा। अरे हाँ है ना, ए बी से बोल सकते हो। तो आप, मैं उम्मीद रख रहा हूँ ये सभी बातें आप समझ में आ रही होगी। कुछ भी खास नहीं है, मैं एक एक बात में बताना चाह रहा हूँ, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसे बारीकी से समझे रहेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं करना, ज़रूरत पड़ेगी आप तुरंत लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए आवेश घनत्व है। मान लीजिए कोई चीज़ ये आपका, इसका आवेश जो है मान लीजिए यहाँ पर, सॉरी आयतन मान लीजिए यहाँ पर है, इसका आयतन मान लीजिए आप भी है, और यहाँ पर मान लीजिए क्यू आवेश है। तब इसका आयतन घनत्व जो हो जाएगा रो इज इक्वल टू में इतना आयतन में इतना आवेश। अरे हाँ है ना। तब इसका जो मात्रक है रो इज इक्वल टू में इतना आयतन में इतना आवेश, अर्थात कूलाम पर मीटर स्थिर। अरे हाँ है ना, ये इसका मात्रक है। ये क्या है, इसका मात्रक है। बीमी सूत्र की बात करूं तो क्या हो जाएगा, बीमी सूत्र की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ए 50, फिर यहाँ पे ऊपर हो जाएगा आवेश का, आई हो जाएगा एल पर पावर में 3। इसका मतलब इसके ऊपर करेंगे तो ए टी एल पर पावर में माइनस में 3 हो जाएगा। अरे हाँ है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मलता लिख करके यहाँ पर -3, यहाँ पर 0, कुछ भी नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर 0 लिख देना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब किसका किसका हम लोग आयतन ले सकते हैं। मान लीजिए गोला हो, क्या है ये, गोला भाई, होता नहीं होता गोला, गड़बड़ हो जा रहा है। हम यहाँ पर पहले केस में क्या ले लेते हैं, गोला। तो गोला होने के नाते इसका जो आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर पर पावर 3, और यहाँ पर आयतन हो जाएगा क्यू। तब हम इसको क्या करेंगे, रो इज इक्वल टू में क्यू अपान में 4/3 पाई आर पावर कैपिटल आर, यहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटल आर पर पावर में 3। ये आपका आंसर। कुछ भी ले सकते हो, एक मान लीजिए घन ले लेते हैं, घन, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, घन। तो यहाँ पर घन क्या हो जाएगा, घन में सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब बराबर होते हैं। तो इसको बोल लेंगे इसका आयतन क्या है, ए पर पावर में 3, और इसमें आयतन क्यू आवेश है, मान लीजिए यहाँ पर क्या क्यू आवेश है, तब इसको बोल सकते हैं रो इज इक्वल टू में क्यू आवेश है ए पर पावर 3 में। अरे हाँ ना, मात्रक तो वही रहेगा, कूलाम मीटर पावर 3, कूलाम पर मीटर 3। अरे हाँ है ना। मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप ये बातें आप समझ गए होंगे, ये आवेश घनत्व के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं सतत आवेश वितरण के बारे में समझते हैं कि अगर हमें एकांक क्षेत्रफल का अगर आवेश पता चल जाता है तो हमें पूरे का आवेश कैसे निकालेंगे। चलिए अब समझते हैं हम लोग सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण में पहला कंसेप्ट है आपका रेखीय आवेश वितरण। दूसरा जो है पृष्ठीय आवेश वितरण। तीसरा जो है आयतन आवेश वितरण। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ ये बातें आप समझ रहे होंगे। हम क्या बताने वाले हैं आपको, पहले एकांक का मान पता रहेगा, फिर वहाँ से हम समाकलन कर देंगे तो पूरे का निकल जाएगा, जो हमें पूरे का वितरण आवेश निकल जाएगा, जो कि बारीकी से बात को समझिएगा। रेखीय आवेश का मतलब ये होगा कि मान लीजिए यहाँ पर एक कैपिटल एल लंबाई का यहाँ पर कोई आवेश है, मैं आराम से समझाना चाहूँगा, और इसमें डेल्टा एल लंबाई के यहाँ पर ले लेता हूँ, मतलब सूक्ष्म लंबाई का ले लेता हूँ, और सूक्ष्म लंबाई का लेने के बाद यहाँ पर सूक्ष्म आवेश भी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सूक्ष्म आवेश भी है। अरे हाँ है ना। अब इस आवेश के होने के नाते यहाँ पर बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या लगने वाला बल ज्ञात करना है। आपका जो मन करे वो आप मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी हम यहाँ पर इसी पूरे चालक के द्वारा ज्ञात करेंगे, लेकिन पहले हम इस छोटे से आवेश के द्वारा हम ज्ञात करेंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ, जरा बारीकी से समझिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि बिंदु P पर लगने वाला बल अर्थात Fp, और हम यह भी याद कर सकते हैं EP। अरे हाँ ना। तो ये ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि पहले F का मान निकालने के लिए, जरा ध्यान से समझिएगा, F का मान निकालने के लिए आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि चलिए Fp मतलब P बिंदु पर लगने वाला बल इस पूरे आवेश की वजह से, तो हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q, यहाँ पर मान लीजिए हमने Q आवेश मतलब परीक्षण आवेश रखा है, तभी तो बल मालूम चलेगा। तो मान लीजिए Q नॉट हो गया, फिर इंटू में यहाँ का आवेश। चलो ठीक है, तो यहाँ का आवेश पता लगाने के लिए क्या करेंगे, हम पहले अभी भी पढ़ा है मैंने आवेश घनत्व के बारे में। तो आवेश घनत्व किसका है, ये रेखा का है। तो रेखा आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू में इतने लंबाई में अर्थात डेल एल लंबाई में क्यू डेल क्यू, मतलब यहाँ पर डेल क्यू आवेश हो जाएगा। अरे हाँ आना। तो डेल क्यू का मान क्या करेगा, इसको आप इधर कर दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा इंटू में डेल एल इज इक्वल टू में डेल क्यू। अरे हाँ आना। तो ये आपको मान पता चल रहा होगा, अर्थात ये सूक्ष्म आवेश दे रखा है। तो सूक्ष्म आवेश का मान कितना है, लैम्डा इंटू में डेल एल। अब आपको पता चल ही गया होगा कि सूक्ष्म आवेश यहाँ पर क्या मान लीजिए सूक्ष्म आवेश का जो मान था यहाँ पर मैं रख देता हूँ पहले ही, तो डेल क्यू था अपान में इनकी जो बीच का दूरी मान लेते हैं हम यहाँ पर ये आर, क्या मान लेते हैं आर। अरे हाँ है ना। देखिए ये बारीकी से समझिए, इसमें कुछ है नहीं। आप अगर आप अपना दिमाग को ठंडे दिमाग से रख के सॉल्व करेंगे तो आप इसे आराम से सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी खास नहीं है। तो हम लोग अभी ये देखिए कंसेप्ट को समझे रहेंगे तो आप एक ही सवाल को तोड़ देंगे, तो आप आराम से समझिएगा। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि इस जो है आर दूरी पर हो गया, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आर दूरी की वजह से आर स्क्वायर लिख देंगे। अब आप देखोगे क्या कि ये चेंजिंग नहीं होगा, परीक्षण आवेश चेंज नहीं होता, तो आप इसको इधर कर दीजिए। चेंज तो ये होगा ना, क्यों, क्योंकि अगर हम इतनी लंबाई लिए तो आवेश इतना है, इतना लंबाई ले लेंगे तो आवेश बढ़ जाएगा, और इतना लेंगे तो आवेश बढ़ जाएगा, और ले लेंगे तो आवेश बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें चेंज कौन हो रहा है, आवेश चेंज हो रहा है। किसका, ये जो लंबाई का चालक का, यानी जो परीक्षण आवेश जो है ये कभी चेंज नहीं होगा। तो आप एक काम करो, इसको आप इधर कर दो। जैसे आप इसको इधर करोगे तो ये आपका हो जाएगा क्यू नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट इंटू में यहाँ पर हो जाएगा आपका डेल क्यू अपान में हो जाएगा आर स्क्वायर। तो डेल क्यू का मान जो मान रहे रखा कितना, लैम्डा डेल एल। क्या है यहाँ पर, ये लैम्डा डेल एल। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये लैम्डा में और फिर डेल में एल लिख देंगे। ठीक है। तो अब ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लैम्डा जो मान दे रखा हुआ है ये इतना ही का आवेश दे रखा, ठीक है ना, इतना ही का। अर्थात लैम्डा क्या होता है, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, यानी यही तो है, यानी ये एकांक लंबाई में है, छोटे लंबाई में है। तो पूरा का पूछेगा तो यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तो अब हम इसे क्या करते हैं, अच्छे भाषा में लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्यू नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट इंटू में यहाँ पर हम लिख सकते हैं लैम्डा अपान में आर स्क्वायर इंटू में डेल में एल। अब इसको हम क्या करेंगे कि टोटल मतलब ये कैपिटल एल के द्वारा, मतलब पूरे चालक के द्वारा बिंदु P पर लगा हुआ बल। तो क्या करेंगे यहाँ पर एल लंबाई चालक के द्वारा बिंदु P पर बल। अरे हाँ है ना। तो बिंदु P पर जो है बल है, मैं बल अच्छे से लिख देता हूँ। तो बिंदु P पर बल, तो ये एल लंबाई का चालक होगा ना। अभी तक तो हमारा सिर्फ इतना ही लंबाई लिया गया था। अब हम क्या करेंगे, जब समाकलन कर देंगे तो फार्मूला क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू में क्यू नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट। तो समाकलन कर देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डेल एल अपान में यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा डेल में एल। लेकिन समाकलन कहाँ से कर रहे हो, एल पर कर रहे हो, खत्म। यानी आपका मन करता है आप 0 से एल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से एल, सॉरी कैपिटल एल है ना, तो आप कैपिटल एल आप ऐसे न लिख करके आप डायरेक्ट एक काम कर सकते, यहाँ पर हटा करके सिर्फ यहाँ लिख देंगे कि एल का टोटल एल का हो जाएगा, तो भी सही है। आप घबराए नहीं, इसमें कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि आप गलत लिखेंगे। आप जितना भी लिखेंगे सब सही ही लिखेंगे, लेकिन हाँ बेसिक कंसेप्ट लिखने के बाद।
अब आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर हम रेखीय आवेश घनत्व, अगर घनत्व का मान यहाँ रख करके यहाँ पर डेल एल के साथ में अगर रेस्पेक्ट में अगर हम समाकलन कर देंगे तो उस पर लगने वाला बल का मान यहाँ पर निकल जा रहा है। अरे हाँ या ना। तो बस मैं इतना ही मैं कहना चाह रहा था कि जब यहाँ पर ये रेखीय आवेश घनत्व लिया गया है तो रेखीय आवेश के साथ लिया गया है, तो यहाँ पर लेमडा था, यहाँ पर ये लेमडा है। अगर हम वही बात को अगर हम पृष्ठीय आवेश घनत्व से अगर मैं ले लिया जाएगा तो फिर वही बात आ जाएगी। जैसे कि मैं बात करूँ कि मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका कोई पृष्ठ है, यहाँ पर कोई पृष्ठ है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई छोटा सा कोई पृष्ठ है और यहाँ पर जो है छोटा सा पृष्ठ होने के नाते इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा डेल में ए हो जाएगा। चलिए इस डेल में क्या हो जाएगा ए, तो इस डेल में ए हो जाएगा और इसकी वजह से एक बिंदु पी पर लगने वाला जो बल है, मान लीजिए आर दूरी पर है, तो लगने वाला बल हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो पूरे सतह के साथ अर्थात पूरे क्षेत्रफल के साथ क्या हो जाएगा, और पूरे क्षेत्रफल के साथ मान लीजिए यहाँ पर स्मॉल ए है पूरा क्षेत्रफल और इसका जो घनत्व है इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा से बोलेंगे। आवेश घनत्व है क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है सिग्मा बोलेंगे। तो इसका मतलब तब लगने वाला जो बल हो जाएगा, मैं इसको बताना चाहूँगा कि F अपान में क्यू नॉट, यहाँ पर क्यू नॉट रखा गया था अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में यहाँ पर फिर समाकलन कर देंगे पूरे सतह का ए लिख देंगे यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर ये सिग्मा अपान में आर का स्क्वायर और डेल में यहाँ पर लिख देंगे ए। देखिए यहाँ पर एल के रेस्पेक्ट में था, वहाँ पर ए के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। ये छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी से छोटे छोटे पृष्ठ के आवेश के पृष्ठीय क्षेत्रफल की वजह से तो डेल ए हो जाएगा। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप गलती करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए आयतन का हो गया तो आयतन में क्या लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कोई आयतन हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर कोई आयतन हो गया और इस आयतन में कोई छोटा सा कोई और आयतन हो गया, ठीक है ना, कोई छोटा सा और आयतन हो गया। ये छोटा सा आयतन को बोलेंगे डेल वी और यहाँ पर जो आवेश का जो घनत्व है हम इसको बोल देंगे क्या, रो बोल देंगे। अरे हाँ ना, आवेश का जो घनत्व रो बोल देंगे। फिर इसके वजह से बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको याद करना चाहिए, बल लगने वाला बल याद करना है। और यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, ये आर दूरी पर है। अरे हाँ ना, कुछ भी नहीं खास है, परेशान नहीं होना है आपको। तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये लगने वाला जो बल हो जाएगा तो क्यू नॉट अपान में हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे आवेश के साथ करेंगे। ये अभी देखिए पूरी लंबाई के साथ था, पूरा क्षेत्रफल के साथ था, पूरे आवेश के साथ, पूरे आयतन के साथ हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर लिख देंगे रो अपान में आर पर पावर में 3। तो फिर यहाँ पर लिख देंगे डेल में वी, छोटा सा वी लिख देंगे क्योंकि छोटे आवेश का यहाँ पर घनत्व पता था, आवेश पता था। तो अब आप देखेंगे ये वी का फार्मूला निकल गया। मेरे प्यारे बच्चों, ये बातें आप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है मेन कंसेप्ट को अध्ययन कर लिए हैं। अब हम लोग जो है आवेश गॉस का नियम को समझने में देर जरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि यही सबसे निकल कर गॉस नियम के बारे में समझने के लिए को थोड़ा सा भी देर अब नहीं लगेगा। और आपको ये भी अब पता चल जाएगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या वजह है कि हम इसे ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं, किसी और मेथड से नहीं। अगर हम किसी और मेथड से सॉल्व कर भी रहे हैं तो हमारा कैसे करेंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा। तो अब हम लोग समझ गए हैं इस बात को लेकर के। अब हम आते हैं कुछ ही देर के अंदर में हम गॉस के नियम को समझ लेते हैं, क्या पार्ट ये कहता है। आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ, आते हैं समझते हैं गॉस का नियम क्या है और क्यों होता है। देखेंगे कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, ये कोई बंद पृष्ठ हो सकता है, ठीक ना, तो इसके निकलने वाले फ्लक्स और बंद पृष्ठ आवेश है, फ्लक्स और आवेश, यानी ये आवेश है ये फ्लक्स है, निकलने वाला फ्लक्स है और ये अंदर इसके जो अंदर जो आवेश है, तो इन दोनों का जो संबंध है वो हमारा गॉस का नियम कहलाता है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि अगर हम आवेश को बढ़ाता हूं तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, आवेश को घटाता हूं तो फ्लक्स भी घटेगा। यानी आवेश को बढ़ाया फ्लक्स भी बढ़ा, आवेश को घटाया तो फ्लक्स भी घटा। अरे हाँ ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेश जो है समानुपाती होता है फ्लक्स के साथ। तो जब हम इसको ऐसे करके रखते हैं तो अभी हम इसको सिद्ध भी करेंगे। तो फाई इज इक्वल टू में यहाँ पर फाई समानुपाती जो हो जाएगा आवेश के साथ। इसका मतलब ये भी हो गया कि फाई इक्वल टू में क्यू और यहाँ पर एप्सिलॉन में नॉट, यही आपका निर्वात की विद्युतशीलता है।
क्या है ये आपका निर्वात की विद्युतशीलता, जो हम आपको पिछले ही वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अर्थात किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स है उसके आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को बराबर होता है। समझ पाए हमारी बात, हम क्या बोल रहे हैं। कोई बंद पृष्ठ है, वहाँ से निकलने वाला फ्लक्स और इसकी आवेश और विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के ये जो फ्लक्स है निकलने वाले के इसके बराबर होता है। यानी इसका मतलब फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान में एप्सिलॉन में नॉट। फिर से समझ लीजिए, किसी बंद पृष्ठ का आवेश Q और इसके निर्वात का विद्युतशीलता का अनुपात उससे निकलने वाले फ्लक्स के बराबर होते हैं। यही गॉस का नियम यहाँ पर कहता है। तो हम उम्मीद रख रहे हैं आप ये बात आप यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक, गॉस के नियम में क्या कहता है। गॉस के नियम में कहता है कि आवेश अपान एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को हमारे फ्लक्स के बराबर होता है। यही हमारा गॉस का नियम कहता है। और मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, जब हम 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, ये हमारा एफ था, तो इसी को हम बोलते थे के, बोलते थे नहीं बोलते थे के बोलते थे। यानी हमको ये बात पता चल गया है कि के इस गलती में 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अब हमको 1 बाई में एप्सिलॉन नॉट का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, 4 पाई को इधर कर दोगे तो आपका हो जाएगा 4 पाई इंटू में के। अरे हाँ, है ना, आपका हो जाएगा ये 4 पाई इंटू में के। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इसको और बदल करके अच्छे से लिखना चाहोगे, ये आपका हो जाएगा Q इंटू में 1 अपान में एप्सिलॉन नॉट, 1 अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपान में एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है, 4 पाई इंटू में के। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं Q इंटू में, ये हो जाएगा Q इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट, इसका मतलब 4 पाई इंटू में के। तो अब यहाँ पर जो मान आपको जो निकल रहा है तो ये आपका कहलाता है यहाँ से निकलने वाले फ्लक्स है। अब हम आते हैं मेन बेसिक कंसेप्ट की तरफ। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो आपका ये मान निकला हुआ है फ्लक्स बराबर में 4 पाई यहाँ पर के इंटू में यहाँ पर ये आवेश, तो ये आवेश जो है बंद पृष्ठ, मान लीजिए कोई यहाँ पर बंद पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ है, उसके अंदर आवेश के बारे में बताता है, तो ये टोटल ही आवेश रहेगा। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है, क्या ये यहाँ पर केवल ऐसे कैसे आवेश होगा। तो यहाँ पर हर बिंदु पर आवेश अलग अलग होने के नाते हम इसको आवेश को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर माइनस, यहाँ पर Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q यहाँ पर 5 Q यहाँ पर 6 है। तो हम क्या करेंगे, Q का मान निकालने के लिए Q1 प्लस में Q2 प्लस में हो जाएगा Q3 प्लस में Q4 प्लस में Q5, ऐसे करके जोड़ देंगे। इसका मतलब जो आपका ये Q है वो सम है आपका Qn का, मतलब इस समेशन ऑफ द Q का है, समेशन ऑफ द Q का है, ठीक है ना, Q का है। इसका मतलब ये समेशन आपका Q ये कहता है कि बंद पृष्ठ में सभी आवेशों का योगफल ही एक आवेश कहलाता है। तो यानी बंद पृष्ठ में आवेश का जो योगफल है इसे अध्यारोपण आवेश भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप Q समेशन आवेश लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा Q इक्वल टू में 4 पाई के, यहाँ पर आप लिख सकते हैं Q, ये बंद पृष्ठ का सभी आवेश है, ठीक है ना, बंद पृष्ठ का सभी है, टोटल आवेश या टोटल निर्गत चार्ज, ठीक है ना, ये आपका बंद पृष्ठ का टोटल आवेश हो जाएगा। तो ये आपका असली फार्मूला यहाँ पर ये मौजूद है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे हम लोग कल अध्ययन करेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो ये आपको बारीकी से मैं यहाँ तक समझा दिया हूँ। अगर आप बारीकी से अगर आप इसको समझे रहेंगे तो आगे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा अच्छे से लगा पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों को बताएं और बहुत तेज हर जगह पर बताएं कि यहाँ पर इस चैनल से पढ़ें और बहुत अच्छा लगेगा आप सभी को भी। यहाँ पर एक चीज़ बात बताया जाएगा। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।